हेलो एंड वेलकम टू अवर व्यू स्टडी आईएएस। तो दोस्तों, सिविल सर्विस एग्जाम के प्रिपरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट एंड कठिन टॉपिक करंट अफेयर का होता है और स्टूडेंट करंट अफेयर की सही और सटीक तैयारी के लिए हमेशा टेंशन में रहते हैं। तो दोस्तों, करंट अफेयर के इम्पोर्टेंस और डिफिकल्टी को समझते हुए आपके टेंशन को दूर करने के लिए हम करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास लेके आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और ये आपके लिए बिल्कुल भी फ्री में प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा और पे करने के लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कम से कम अपने 3 दोस्तों को शेयर करना होगा। दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM के 3 लेवल हैं। अगर आप तीनों लेवल को हॉनेस्टी से फॉलो करते हैं तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये 100% गारंटी है कि सभी एग्जाम में क्वेश्चन इसी करंट अफेयर से आएंगे जो हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा जो 3 लेवल है उसको हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या 3 लेवल होगा। तो पहला लेवल हम लोग का होगा करंट अफेयर डेली विथ MCQ। तो इसमें आपको डेली करंट अफेयर मिलेगा जिसमें 5 सब्जेक्ट वाइज टॉप क्वालिटी के क्वेश्चन होंगे। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इंक्लूड किया जाएगा। ये डेली आपको मंडे से फ्राइडे 6 PM पर मिलेगा। ये हमारा फर्स्ट लेवल है। सेकेंड लेवल इज करंट अफेयर विथ क्विज। करंट अफेयर जो वीकली करंट अफेयर रहेगा जिसमें आपको क्विज के माध्यम से पूरा करंट अफेयर, पूरा वीक का इसमें डिस्कशन, डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। ये भी एवरी संडे को 6 PM पर मिलेगा। और इसमें हम लोग का सिलेबस जो इंक्लूड है करंट अफेयर का उसको भी देख लीजिए। तो इसमें है नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, इकोनॉमी, स्पोर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्सन न्यूज, समिट एंड कॉन्फ्रेंस और मिसलेनियस। तो इस सभी को हम लोग इंक्लूड करेंगे ताकि करंट अफेयर से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो गलत ना हो और हमको 100% क्वेश्चन का उत्तर मिले हमारे करंट, और हम अपनी सीट एक पक्की करा पाएँ। और इस सब को रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम जानते हैं कि जब भी हम रिवीजन पढ़ाई करते हैं 25% 24 घंटा के अंदर भूल जाते हैं और हफ्ता भर में हम केवल 25% ही हमको याद रहता है। इसलिए हम कहेंगे कि इसका रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन के पर्पज से हम 3 वीकली करंट अफेयर लेके आएंगे जो क्विक रिवीजन होगा और एवरी सैटरडे को 6 PM पर मिलेगा। ये तीनों लेवल है प्रीमी के लिए रामबाण है। कोई भी प्रीमी एग्जाम दे रहा हूँ सबके लिए रामबाण है। आप UPSC दे रहे हो, PCS दे रहा हूँ, BPSC दे रहा हूँ, RO का दे रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए रामबाण है। तो दोस्तों, हमें कहेंगे तीनों लेवल को आप ईमानदारी से फॉलो कीजिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए, जिसके लिए आपको कोई भी टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। आपका टेंशन फ्री होकर आप पढ़ाई कीजिए, बस सारा टेंशन हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास। आपका स्वागत है करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास में। आज हम लोग पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड करंट अफेयर विथ MCQ डिस्कशन करेंगे। तो आज का हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट की बात कर रहा है तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बात कर रहा है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीड्यूर। कौन सा मेमोरेंडम? अकॉर्डिंग टू मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीड्यूर ऑफ अपॉइंटमेंट। आपको ये याद होना चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीड्यूर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेज, MOP, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीड्यूर। द अपॉइंटमेंट प्रोसेस बिगेन विथ अब इनका अपॉइंटमेंट कब शुरू होता है? व्हेन यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ, जस्टिस एंड कंपनी अफेयर वुड एट अप्रोप्रिएट टाइम सिक, या देखना ये की पॉइंट है, सिक द रिकमेंडेशन ऑफ आउट गोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो पहला स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है कि जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीड्यूर है जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या जजों को अपॉइंटमेंट करने के लिए, उसमें बोल रहा है कि एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अंतर्गत है क्या है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस और कंपनी जो पूरा अफेयर देखती है उसके अप्रोप्रिएट टाइम पर, यानी एक टाइम है, उस टाइम पर वो क्या करती है कि सीख करती है, सर्च करती है, मांगती है रिकमेंडेशन। सोचिए यहाँ पर मांग रही है कि किससे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनसे मांग रही है कि भैया रिकमेंड दे दो, हम देख लें ताकि हम अगला चीफ जस्टिस को या जज को अपॉइंटमेंट किया है, ठीक है ना, चीफ जस्टिस को अपॉइंटमेंट कर ले। क्योंकि यहाँ पर चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं क्वेश्चन, तो हम लोग चीफ जस्टिस पर ही कंसंट्रेट रहेंगे और इधर उधर नहीं जाएंगे, ठीक ना। तो क्वेश्चन हमें यही ध्यान देना है, जब भी एग्जाम में बैठे तो आप क्वेश्चन से भटकिए नहीं। जब यहाँ बोला है चीफ जस्टिस के बारे में कंसिडर करना है तो आपको चीफ जस्टिस के ही बारे में कंसिडर करना है, आपको इधर उधर कहीं और नहीं जाना है, ठीक। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में चीफ जस्टिस की बात हो रही है तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एज पर प्रोसेस लेड डाउन इन मेमोरेंडम ऑफ
प्रोसीड्यूर फॉर मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीड्यूर द प्रिसाइडिंग सीजीआई एडवाइज ध्यान देने वाला कीवर्ड है, द प्रेसिडेंट इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ अपॉइंटमेंट ऑफ द नेक्स्ट सीजीआई। तो नेक्स्ट सीजीआई के अपॉइंटमेंट के लिए क्या होता है कि यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीड्यूर में जो कहा गया है कि ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो सीजीआई रिटायर होने वाला है वो एडवाइज करेगा किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो ऐसा कहीं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में आप देख लीजिए कि कहीं भी एडवाइस की बात नहीं कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई के अपॉइंटमेंट के लिए एडवाइस प्रेसिडेंट को देना पड़ेगा। नहीं, ये कौन देगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो एडवाइस देती है किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ये कौन सा आर्टिकल में है, तो 74 आर्टिकल। तो 74 आर्टिकल आपको याद होना चाहिए कि इसका काम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम होता है एड एंड एडवाइस प्रोवाइड करना किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट, ए इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। अब हम चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन से पहले हम थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में है। पार्ट 5 के बाद ये पार्ट क्लास जो चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 के चैप्टर 4 में है, ठीक। चैप्टर 4 में जो है सुप्रीम कोर्ट 124 आर्टिकल से लेके 147 आर्टिकल हैं, ठीक। तो इसी आर्टिकल के तहत ये आते हैं सुप्रीम कोर्ट पूरा, ठीक। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट की। तो इसमें देखिए जब भी जो सीजीआई का अपॉइंटमेंट होता है तो लॉ मिनिस्ट्री वो क्या करती है, सीजीआई से मांगती है, जो सीजीआई बैठा है कि भैया हमको बताओ, तो ये सीजीआई इनका नाम रिकमेंडेड करते हैं किसका, नेक्स्ट सीजीआई का। और कब, तो 1 महीना पहले, 1 मंथ पहले करना होता है नेक्स्ट सीजीआई का नाम। अब ये करते हैं तो ये आप देते हैं, लॉ मिनिस्टर दे देते हैं किसको, प्रेसिडेंट को, फिर यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देते हैं। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं कि नेक्स्ट सीजीआई को अपॉइंटमेंट कर देते हैं। और प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस कौन देता है, COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक। तो ये सब देखा जाए तो एक ही है। अब यहाँ से सीजीआई अपना अपॉइंटमेंट हो जाता है। लेकिन इसकी कहानी एक और है, ठीक ना। अब यही प्रोसीड्यूर अपना, और भी बहुत सा झगड़ा है। आप अगर डिटेल में इसको जानना चाहते हैं तो हम उसके बारे में डिस्कशन कर, बहुत सारे लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो उसमें आपको मिलता है, या बहुत बार करंट अफेयर में भी आता है। क्या है, कोर्ट जज केस 1, जज केस 1, जज केस 2 और जज केस 3, ये 3 जज का केस है। इसके बाद आती है क्या, नेशनल जुडिशियली NJAC, ठीक ना, जिसको स्टेप डाउन कर दिया गया था। तो जो जज 1, जज 2 और जज 3 केस हैं, इन केस में से उभर के आता है कुछ जो सीनियर होगा वही बनेगा CGI, ठीक ना। अब ये उसी का प्रोसीजर आ गया, कोलिजियन सिस्टम के तहत इनका होता है, ठीक ना। तो आपका ये देख लेते हैं आप क्या एक्सप्लेनेशन क्या है, व्हाट इज ए प्रोसीड्यूर अपॉइंटमेंट ऑफ द CGI, इसका डिस्कशन कर लिया गया। कन्वेंशन क्या है, भैया सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बेस्ड ऑन ईयर एक्सपीरियंस एज द जज इन अपेक्स कोर्ट में जो होगा, जो सीनियर मोस्ट होगा उसको बनाया जाएगा। दिस प्रोसीजर नाउ बी पुट डाउन द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीड्यूर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक, जिसको हम रेफर MOP से कर रहे हैं। तो बेसिस ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, तो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीड्यूर से दैट अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड बी सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कंसिडर फिट टू होल्ड ऑफिस इवन बिफोर द MOP, यानी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर से पहले भी क्या होता है, एग्री हो गया था 1999 में कि सीनियर मोस्ट ही जज बनेगा कौन सा, जज केस 1, जज केस 3 में, ठीक ना। अब इसका फिर क्या है आगे, नेक्स्ट है हाउ प्रोसीज बिगेन, कैसे प्रोसेस बिगेन होता है। तो अकॉर्डिंग टू मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीड्यूर अपॉइंटमेंट प्रोसीड्यूर बिगेन व्हेन द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ जस्टिस एंड कंपनी अफेयर वुड बी एट अप्रोप्रिएट टाइम सीक टू रिकमेंडेशन ऑफ आउटगोइंग CGI ऑफ इंडिया, CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ नेक्स्ट CGI बाय द कन्वेंशन, द अप्रोप्रिएट टाइम फॉर द प्रोसीड्यूर बिगेन इन 1 month बिफोर डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ इनकुबेंट ऑफ CGI। तो CGI के 1 महीने पहले ही प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है, ये अप्रोप्रिएट टाइम है, तो फर्स्ट स्टार्टमेंट करेक्ट है। फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल भी चाहिए। तो एज पर प्रोसीड्यूर लेड डाउन MOP
आफ्टर द रिसीव द रिकमेंडेशन ऑफ CGI के रिकमेंडेशन के बाद क्या होता है, यूनियन लॉ मिनिस्टर एंड जस्टिस विल पुट अप द रिकमेंडेशन टू प्राइम मिनिस्टर को पुट करता है, विल बी एडवाइज द प्राइम प्रेसिडेंट इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट दोज द फाइनल वर्ड on the appoint the next CGI technique lay with the center by the convention of center tend to appointment however the presiding CGI recommendation एज हर सक्सेसर। तो यहाँ पर आपको पहले सब डिस्कशन भी कर दिया, तो बता दिया था कि यही प्रोसीजर होता है कि इसमें क्या होता है कि लॉ मिनिस्टर जो है CGI से अपना रिकमेंडेशन लेता है, ठीक। लॉ मिनिस्टर जो है अपना CMO मतलब COM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय PM को दे देता है, ठीक। PM आप चाहे किसको देता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे देता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट कर देता है नेक्स्ट CGI को, ठीक। तो ये कहानी चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल और प्रोसीड्यूर दोनों याद रहे, आर्टिकल भी पूछता है और जो कॉन्सेप्ट है वो भी, ठीक ना। विथ रेफरेंस टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर कीवर्ड क्या है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो है जब पार्लियामेंट सेशन में चलेगा तो उस समय राइट टू स्पीक और अपने कार्यों को सही तरह से मेंबर कर सकें, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ प्रिविलेज और इम्यूनिटी प्रोवाइड की है और वो आर्टिकल 105 में है, ठीक। अब वो 105 इसलिए कि ताकि वो अपनी बात आसानी किसी भी डर का किसी और भी प्रेशर के कारण में न ऐसा रहे कि हाँ कुछ हो गया तो उनका केस बन जाएगा चाहे कुछ हो जाएगा, इसलिए वो अपनी बात रख सकें पटल पर, ठीक ना, जब सेशन में रहे पार्लियामेंट तो इसलिए यहाँ पर सेफगार्ड प्रोवाइड किया गया था। और लेकिन उसका मिसयूज भी होता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट इस इंक्वायरी नहीं कर सकता है, ठीक। तो नो लॉ हैज सो फार बीन इनेक्ट बाय द पार्लियामेंट इन द परसुइंग ऑफ आर्टिकल 105 क्लास 3 of constitution to the define the power, privilege, immunity available to each house and its member and the committee thereof। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। पर्सन मे बी गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ हाउस ओनली इफ ही वायलेट एनी ऑफ द प्रिविलेज बाय द हाउस। नहीं, ये गलत है, ठीक ना। तो इसमें कौन हो गया, एज करेक्ट ऑप्शन, ठीक। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो सांसद पार्लियामेंट्री जो है संसद में अकॉर्डिंग टू शासन नो लॉ है, द नो लॉ कोई लॉ ऐसा नहीं है जो फादर इनेक्ट बाय द पार्लियामेंट टू परस्यूज ऑफ आर्टिकल 105 क्लास 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू डिफाइन द पावर, प्रिविलेज, इम्यूनिटी अवेलेबल टू ईच हाउस, इट मेंबर एंड कमिटी देयर ऑफ। तो वही ऊपर वाला रिकमेंडेशन कर दी, ऊपर वाला ही लाइन को रिपीट किया है, ठीक ना। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस ये इसलिए दिया गया है कि ताकि उनको प्रिविलेज, देखिए प्रिविलेज इसीलिए बोला दिया गया है कि ताकि वो अपनी बात को आसानी से रख सकें, फ्रीडम ऑफ स्पीच रहे, ठीक। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, सेकंड इज नॉट करेक्ट। थर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, ये हमेशा न्यूज में रहता है ऐसा चीज़ें। तो स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस श्री रंगनाथ रेड्डी 1977 सी इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। तो ये जो केस है 1997 का केस है और ये हमेशा न्यूज में रहता है, किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है, एक्सटेंड टू विच प्राइवेट नॉन स्टेट पार्टी आर रिक्वायर्ड टू रिस्पेक्ट आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 राइट ऑफ अदर पर्सन। नहीं, कंसिक्वेंसली ऑफ रिक्वायरिंग एन एक्यूज पर्सन टू प्रोवाइड द ए वॉइस ऑफ सैंपल, इनकरेक्ट है। लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग एंड सुप्रीम कोर्ट गाइडेंस। नहीं, नेशनलाइज ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, हाँ ये करेक्ट है, ठीक। अगर इसके हम अभी भी आप सुप्रीम कोर्ट का जज आया है कि आप जितने भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो सभी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है आर्टिकल 39B के तहत नहीं आती, मतलब कि ये माइनॉरिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन के नहीं है, आर्टिकल 39B जो DPSP में है उसमें। और ये अगर इसकी बात करें तो इंदिरा गांधी के टाइम, जब इंदिरा गांधी थी इमरजेंसी के जस्ट पहले, इमरजेंसी कब लगी थी 1975, याद कर लीजिएगा, ठीक ना। तो 1975 इमरजेंसी लगने से पहले उन्होंने 3 अमेंडमेंट किया था जो हिस्ट्री में बहुत ही, आपका कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में अगर देखा है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सोशल के लिए, सोसाइटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला हुआ था 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके बाद 25 और 26। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर देखा जाए तो हमारे सोसाइटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जिसमें से हम बात कर रहे हैं कौन किसका, तो 25 का, 25 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, जिसमें ये बोला गया 25 में
24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसका है? तो गोलकनाथ के केस को पलट करने के लिए था, पलट दिया उसको। ठीक, अब गोलकनाथ केस का है, अब उतना डिटेल जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक ना। तो उस क्या हुआ कि 25 में, इस 25 जो है आपका बैंक नेशनलाइज का, तो जब बैंक नेशनलाइज किया गया तो उसमें लोग पहुंच गए कोर्ट में, और 26 जो है ये प्रिवी पर्स को इंड करने के लिए। ठीक, तो आप जब इसमें, तो इसमें आपने इंदिरा गांधी ने आर्टिकल 31 में बी, जो 31B और 31C जोड़ दिया, और यहाँ और भी कहा कि 39 जो बी हैं, ठीक, ये ग्रेटर होंगे किससे? आर्टिकल 14 से, आर्टिकल 19 से, और आर्टिकल 21, 14, 21 है, 31, हाँ 19 और 31, ठीक, इनसे ये बड़ा हो गया। अब इसी में क्या था? कम्युनिटी प्रॉपर्टी ऑफ कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो उसमें, तो उसी के जजमेंट में आया था। तो ये जजमेंट उसी में का एक जजमेंट है, जिसमें कर्नाटका वर्सेस श्री रंगनाथन रेड्डी ने के जज में, जो उस समय के जज थे, उन्होंने दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 39B के तहत माइनॉरिटी को मटेरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है ना। तो इसमें उसको एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और समझ में आएगा। द लैंडमार्क रूलिंग हैज इम्प्लीकेशन ऑफ द सिटीजन राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी। 9 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टुडे रूल्ड दैट नॉट ऑल प्राइवेट प्रॉपर्टी दैट, देखिए यहाँ पर देखिएगा, ये कहानी है, थोड़ा सा पॉइंट की वर्ड समझिए। ऑल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, कैन नॉट बी डीम, यानी सभी प्रॉपर्टी को आप नहीं कर सकते हैं कि मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी है फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन अंडर द 39B। आप कहाँ से 39B के अंदर आप ये सभी को नहीं, जितने भी प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को अगर वो किया गया है, कलेक्ट किया गया है, तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि सभी प्रॉपर्टी जो है मटेरियल ऑफ रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी है, ठीक ना, इसका रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ठीक ना। तो इसी के रिसोर्स में मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट जो है 39B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड द प्राइवेट ओन रिसोर्स नॉट ऑल प्राइवेट, यानी में इंक्लूड किया गया है, में हो सकता है लेकिन ऑल की बात नहीं। विल फॉल विद इन द एम्बिट अप्राइज द मेजोरिटी ओपिनियन ऑफ द एससी से, मेजोरिटी के साथ कहा, ठीक। अब ये कहानी कहाँ शुरू होती है? तो रूलिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेफरेंस टू इसेंशियल अनडज सेवरल डिकेड सुप्रीम कोर्ट jurisprudence on the issue. A line of judgment holding that both public and private resource fell within the ambition of material resource of the community। यानी यहाँ पर जो जजमेंट है, जो V.R. कृष्णन अय्यर के द्वारा दिया गया, किसके? कृष्णा अय्यर के द्वारा। कृष्णा अय्यर जो V.R. कृष्णन अय्यर जस्टिस थे, उन्होंने बोला था कि जितने भी आप प्रॉपर्टी होल्ड किए हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी हो चाहे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, सब किसके अंदर होगा? तो आर्टिकल 39B के अंदर आएगा और मटेरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, ठीक। तो उस ये केस कौन सा था? स्टेट कर्नाटका वर्सेस श्री रंगनाथन रेड्डी 1977। अब फिर उसके बाद एक और केस आया 1992 में। 5 जज जो बैठे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के, वो भी रूलिंग यही सेम बोले इसी चीज़ को, authority by Justice O. Chinnappa Reddy in the case of the Sanjeev Coke Manufacture Company and भारत कोक लिमिटेड। तो आप दोनों केस को याद रखना है, और सेम रिव्यू यही दिए, यही चलता आ रहा था। प्राइवेट प्रॉपर्टी और लेकर आपको चाहे पब्लिक प्रॉपर्टी हो, सब 39 के भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, और ये ओवर रूल करेगा आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 से बड़ा हो गया कौन? 39B, जबकि ये DPSP है, ठीक ना, लेकिन यहाँ पर पाबंदी डाल दी गई, ठीक। और इसको कहाँ डाल दिया गया? 9 शेड्यूल, ठीक ना। तो ये आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप जब इसको नोट डाउन कर लेंगे तो आपको बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ही अपॉइंटमेंट बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कौन? कोई है जो अपॉइंटमेंट हो रहा है, अपॉइंटेड हो रहा है, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड हैड स्पेशल प्रोसीड्यूर फॉर रिमूवल, यानी स्पेशल प्रोसीड्यूर है रिमूवल करने का। कैसे रिमूव करेंगे? तो लाइक सुप्रीम कोर्ट जज के समान ही इनको रिमूव किया जाएगा। ही सैलरी एंड एक्सपेंशन चार्ज, यानी सैलरी और एक्सपेंशन जो भी रहेगा वो कॉन्सोलिडेटेड फंड से इंडिया से मिलेगा। कॉन्सोलिडेटेड फंड इंडिया किस आर्टिकल के अंदर आता है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। ही इज द डिस अलाउड टू होल्ड एनी अदर गवर्नमेंट ऑफिस आफ्टर हिज टर्म एक्सपायर। तो ऐसा कौन सा पोस्ट है जिसको कंसोलिडेटेड फंड से आपको क्या बोलते हैं, उसको सैलरी दी जाती है, जितना एक्सपेंशन होता है वो दिया जाता है, और प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट होता है, और वो वहाँ से हटने के बाद क्या होगा? वहाँ से हटने के बाद किसी और ऑफिस में नहीं जाएगा। तो
जैसे सीजीआई है, सीजीआई की तो बात कर दिया है कि वो लाइक द सुप्रीम कोर्ट के जज, तो यानी सुप्रीम कोर्ट यानी कोर्ट को छोड़ के कोई तो मेंबर है, ठीक, जिसको रीअपॉइंटमेंट फिर नहीं होगा, ठीक। तो कौन है? यूपीएससी का चेयरमैन होता है, उसका मेंबर होता है, जितने भी ऑटोनोमस बॉडी है वो फिर नहीं बनेंगे, ठीक। आपका आप देखेंगे और भी कौन है, आप कैग भी पाएंगे, और कोई है तो आप कमेंट करके बताइए यहाँ पर। तो यहाँ पर कैग होगा, ठीक, कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो अब कैग कहाँ पर है आर्टिकल में, कहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में लाई करता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो यूनियन गवर्नमेंट है, द यूनियन बोलते हैं, कितना तक पार्ट 5 में जो है कहाँ से कहाँ तक, तो 52 आर्टिकल से लेके 151 आर्टिकल तक है, ठीक। अब इसी में आपके देखेंगे तो इसको 5 चैप्टर में डिवाइड किया गया है, ठीक। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। इसी चैप्टर 5 में जो है कौन है, कैग है, ठीक। ये कैग भैया इसी में बैठे हैं। और कहाँ से कहाँ तक, तो 148 से लेके 151 आर्टिकल के बीच में है, जहाँ पर 148 कैग के नियुक्ति और इस सब के बारे में बताया गया है, ठीक। और 149 उनकी सैलरी और सब पावर के बारे में उसी तरह से और भी हैं, ठीक। तो 148 से लेके 151 तक ये चैप्टर 5 में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडिया कोड? इंडिया कोड क्या है? इट इज AI enabled ट्रांसलेशन फैसिलिटी फॉर लीगल डॉक्यूमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर बोल रहा है कि AI ऐसा इंडिया कोड ऐसा AI है जो क्या करता है कि ट्रांसलेट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है लीगल डॉक्यूमेंट के लिए बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक ना। इट डिजिटल रिस्पोजिटरी ऑफ सेंटर, स्टेट, यूनियन एंड टेरिटोरियल लेजिस्लेटर, ठीक, ये बात बोल रहा है। इट इज ए नोडल पॉइंट एड्रेसिंग द साइबर क्राइम, ये बात बोल रहा है। डी में क्या बोला, इंडिया लीगल लिटरेसी एंड लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम है। तो इसमें क्या है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब देखिए हम डिजिटल इंडिया हैं, और सबसे बड़ी बात डिजिटल इंडिया बनी तो इंडिया तो ठीक है डिजिटल इंडिया है, लेकिन एक एक्ट है, कौन सा, राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI 2005, ठीक ना, जिसमें ये बोला गया है कि आपको जितने भी आप सरकार डाटा करती है, जितना भी लीगली एक्ट हो, डाटा हो, कुछ भी हो, उसको सबको क्या करना है, पब्लिक के इजीली एसेसेबल बनाना है, पब्लिक उसको आसानी से उसको जान सके, देख सके कि सरकार क्या कर रही है, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी हो क्या कर रही है। तो उसके लिए इंडिया कोड बनाया गया, इंडिया कोड .in। इस पर आप जाएंगे तो आपके सेंटर, स्टेट, यूनियन टेरिटरी के जितने भी लेजिस्लेशन, जितने भी गजट हैं, सब आप इस पर आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और अपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसीलिए आपको ये बनाया गया। ये अप टू डेट क्या होती है, अपडेट होती रहती है, ठीक। इसको फ्रेंडली एसेसेबल बनाया गया है, ठीक ना। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया कोड .nice.in, ठीक ना। चलिए अब यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए आज का। कल मिलेंगे अलग टॉपिक के साथ, डिस्कशन किया जाए करंट विथ MCQ। करंट अफेयर को हम लोग सब्जेक्ट वाइज डेली डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक ना। तो आप लोग जुड़िए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो भी लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जो भी नए बच्चे हैं वो क्या करें, अपने दोस्तों को भी जोड़ें, अपने भी जुड़ें। जय हिंद, जय भारत।